हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस को कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने परावैद्युत और क्या होता है जाना था। जो आपके ध्रुवीय पदार्थ यानी पोलर सब्सटेंस है उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे और नॉन पोलर सब्सटेंस के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। यहाँ पे हमने बात की थी कि जो आपके नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, यहाँ पर जो आपका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है वो एक ही जगह कोइंसाइड करता है, इसलिए इन्हें हम नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कहते हैं। इनके पास कोई भी नेट डायपोल मोमेंट नहीं होता, ना ही मॉलिक्यूल्स में होता है, ना ही पूरे के पूरे पदार्थ में। इसके कुछ उदाहरण हैं H2, CO2। पोलर मॉलिक्यूल्स की बात की जाए तो पोलर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से कुछ दूरी पर होता है, यानी इन पर कुछ नेट डायपोल मोमेंट होता है। अगर हम मॉलिक्यूल लेवल में बात करें तो इनका कुछ नेट डायपोल मोमेंट होता है, लेकिन जब एक पूरे सब्सटेंस की हम बात करते हैं तो इनकी मॉलिक्यूल्स का जो ओरिएंटेशन होता है कुछ इस तरीके से होता है कि जो पूरा पदार्थ होता है उसका नेट डायपोल मोमेंट शून्य यानी 0 हो जाता है। इसके उदाहरण है HCl और H2। तो यहाँ पे जो है आपका जो है कुछ इनमें डायपोल मोमेंट यहाँ पे हो। तो यहाँ पे अगर हम पोलर और नॉन पोलर की बात करें तो यहाँ पे जैसे कि हमने बात करी कि जो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं उनमें कुछ डायपोल मोमेंट होता है, नॉन पोलर में डायपोल मोमेंट नहीं होता। ये कंडीशन हम कब बोल रहे हैं, जब हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं डालते। ठीक है, तो उस कंडीशन में जब नॉर्मल कंडीशंस होती हैं, आपके पोलर मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें जो है कुछ डायपोल मोमेंट होता है, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिनमें डायपोल मोमेंट नहीं होता, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के साथ कोइंसाइड करते हैं, एक दूसरे से दूर नहीं। द मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस में बी पोलर और नॉन पोलर, यानी जो अपने पदार्थ होते हैं वो पोलर हो सकते हैं और नॉन पोलर हो सकते हैं, ध्रुवीय हो सकते हैं, अध्रुवीय हो सकते हैं। In a non-polar molecule, the center of positive and negative charges coincide. अगर हम अध्रुवी पदार्थ की बात करें, अध्रुवी अणु की बात करें, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर होता है वो एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करता है, यानी संपाती होता है। The molecule that has no dipole moment और intrinsic dipole moment, यानी ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनका खुद का अपना परमानेंट डायपोल मोमेंट नहीं होता, यानी कि अगर इसे हम नॉर्मल कंडीशन में रखें तो इसमें डायपोल मोमेंट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल आर ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्या है, इसके उदाहरण है। विच बिकॉज ऑफ देयर सिमेट्री हैव नो डायपोल मोमेंट। और ऐसा क्यों है कि इनमें डायपोल मोमेंट नहीं है, क्योंकि इनकी सिमेट्री के कारण, इनमें क्या है, सिमेट्री है, जिस कारण आपका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के साथ कोइंसाइड करता है। ऑन द अदर हैंड, पोलर मॉलिक्यूल आर वन in which the center of positive and negative charges are separated even when there is no external force और field। वहीं अगर हम बात करें पोलर मॉलिक्यूल की, ध्रुवीय अणु की, तो ये वो होते हैं जिनका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर होता है वो एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित होता है। तब भी होता है जब इसमें फील्ड लगाई गई, ठीक है, और जब फील्ड ना हो तब भी, ठीक है। फील्ड लगाई गई है उस समय तो होगा ही वो, लेकिन जब आप फील्ड नहीं लगा रहे हैं तब भी इसमें क्या है, डायपोल मोमेंट होता है, यानी एक परमानेंट डायपोल मोमेंट इसमें होता है। सच मॉलिक्यूल हैव परमानेंट डायपोल मोमेंट। ऐसे पदार्थों में क्या होते हैं, ऐसे अणुओं में जो है स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होते हैं। एन आयनिक मॉलिक्यूल सच एज HCl और मॉलिक्यूल ऑफ वाटर आर एग्जांपल ऑफ पोलर मॉलिक्यूल।
यहाँ पे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और H2O जो वाटर मॉलिक्यूल है, ये पोलर मॉलिक्यूल्स के उदाहरण। किसी पदार्थ के अणु ध्रुवी अथवा अध्रुवी हो सकते हैं। किसी अध्रुवी अणु में धनावेश तथा ऋणावेश के केंद्र संपाती होते हैं। तब अणु का कोई स्थायी अथवा आंतरिक द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता। ऑक्सीजन हाइड्रोजन अणु अध्रुवी अणुओं के उदाहरण हैं, जिनमें सममिति के कारण कोई द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता। इसके विपरीत कोई ध्रुवीय अणु वह होता है जिसमें धनावेशों तथा ऋणावेशों के केंद्र पृथक पृथक होते हैं। ऐसे अणुओं में स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होता है। HCl जैसे आयनीय अणु अथवा जल का कोई अणु ध्रुवीय अणुओं के उदाहरण। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम्पल है ध्रुवीय अणुओं। ठीक है, नोट कीजिए। तो अभी हमने पोलर और नॉन पोलर यानी ध्रुवी और अध्रुवी अणु के बारे में पढ़ा। ठीक है, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं पोलराइजेशन। पोलराइजेशन क्या होता है? ये एक प्रक्रिया है जिससे नॉन पोलर मॉलिक्यूल को भी पोलराइज किया जाए। अब यहाँ पे हमारे पास दो प्रकार के पदार्थ हैं। पहला है आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूल, दूसरा है आपका पोलर मॉलिक्यूल। ठीक, अब कोई भी पदार्थ है, कोई भी आपके पास मटेरियल है, कोई भी पदार्थ है, उसमें जो आपका नॉन पोलर जो सब्सटेंस होगा, उसके जो मॉलिक्यूल्स यानी उसके जो अणु होंगे वो कुछ इस तरीके से होंगे कि अणुओं का पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के साथ कोइंसाइड करे, यानी दोनों एक ही बिंदु पे। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, क्योंकि दोनों क्या है, एक दूसरे के में कोइंसाइड कर रहे हैं, तो इन पे आपको कोई भी आपको डायपोल मोमेंट नजर नहीं आएगा और यहाँ पे क्या होगा, इस तरीके से आपके मॉलिक्यूल एक ही बिंदु पे। ये कंडीशन कब है? जब हम इस पे किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाते, किसी भी प्रकार का विद्युत क्षेत्र इसमें अप्लाई नहीं। अब क्या होता है, हम क्या करते हैं, इस अध्रुवी पदार्थ के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र लगाते। मान लीजिए विद्युत क्षेत्र कुछ इस तरीके से लगे, विद्युत क्षेत्र कुछ इस तरीके से लगा है। तो जब विद्युत क्षेत्र इस तरीके से लगेगा, तो आपने जो है पिछले लेक्चर में पढ़ा है, हमने कंडक्टर्स के बारे में पढ़ा था कि जो कंडक्टर का नेगेटिव चार्ज है वो फील्ड के विपरीत दिशा में चला जाता। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड कर रहा है, लेकिन जैसे ही फील्ड अप्लाई करी गई तो नेगेटिव चार्ज फील्ड के विपरीत दिशा में थोड़ा सा आपका पॉजिटिव चार्ज से दूर हो जाए। यानी फील्ड लगाने के कारण क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से कुछ दूरी पे आ जाएंगे, यानी इनके पास क्या होगा, कुछ नेट डायपोल मोमेंट हो जाएगा, कुछ नेट डायपोल मोमेंट, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका द्विध्रुव आघूर्ण आ जाएगा। अब यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स का अलाइनमेंट होगा, जो मॉलिक्यूल्स के जो चार्जेस हैं उनका जो अलाइनमेंट होगा, उसकी जो डायरेक्शन होगी या फिर डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होगी, आप जानते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, यानी फील्ड की दिशा में होगी। ठीक है, फील्ड की दिशा में होगी। तो यानी कि जब हम किसी भी पोलर मॉलिक्यूल जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल अध्रुवी अणु में अगर हम जो है विद्युत क्षेत्र लगाते हैं, तो क्या हो जाता है, हमारा पदार्थ पोलराइज हो जाता है। क्या हो जाता है, उसका ध्रुवीकरण हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे पहले तो डायपोल मोमेंट मॉलिक्यूल का नहीं था, लेकिन अब क्या हो गया है, अब सारे मॉलिक्यूल में डायपोल मोमेंट क्रिएट हो गया है और इसकी दिशा भी या इसका अलाइनमेंट भी फील्ड की दिशा में है, इसलिए हमारा जो पदार्थ है वो उस पर कुछ डायपोल मोमेंट आ गया है, यानी वो पोलराइज्ड हो गया है। ठीक है, पहले क्या था, दोनों पॉइंट एक दूसरे के ऊपर थे, तो क्या हुआ,
यहाँ पे कोई भी डायपोल मोमेंट नहीं था, डायपोल मोमेंट 0 था, पी का मान 0 था, ठीक है, पी का मान यहाँ पे 0 था। लेकिन जब फील्ड लगाई गई तो क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज से कुछ दूरी पे आया और फील्ड की दिशा के विपरीत दिशा में आया, जिस कारण यहाँ पे हर मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट क्रिएट हुआ। साथ ही साथ इनका जो अलाइनमेंट था, डायपोल मोमेंट का अलाइनमेंट जो था वो जो है फील्ड की दिशा में हो गया, जिस कारण हमारा जो पदार्थ है वो पोलराइज्ड हो गया, उसका ध्रुवीकरण हो। ठीक है, तो ये हमारा कैटेगरी है अध्रुवीय अणु की, और यहाँ पे हमने फील्ड लगाकर ये जो हमारा अणु है उसे हमने पोलराइज कर। तो यहाँ पे आप ये समझ सकते हैं, क्या समझ सकते हैं कि जो आपका अध्रुवीय पदार्थ है उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको हम पोलराइज कर सकते हैं, उन पे डायपोल मोमेंट क्रिएट कर सकते हैं। कब, फील्ड लगा। ठीक है, when the induced dipole moment is in the direction of the field and is proportional to the field strength। क्या कहा गया है कि जो इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट है, ठीक है, जो प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण है वो फील्ड की दिशा में होता है तथा फील्ड की जो स्ट्रेंथ है उसके प्रोपोर्शनल है, यानी समानुपाती है। सब्सटेंस फॉर विच दिस assumption is true is called linear isotopic dielectric। और ऐसे पदार्थ, ठीक है, जिसमें ये चीज सही है उसको हम लीनियर आइसोटोपिक डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। The induced dipole moment of different molecule acts up giving a net dipole moment of the dielectric in the presence of the external field। क्या होता है, यहाँ पे जो है डायपोल मोमेंट हम इंड्यूस करते हैं, प्रेरित करते हैं, तो ये जब सारे के सारे मॉलिक्यूल का जो आपका डायपोल मोमेंट है उनको जब एक साथ ऐड किया जाता है तो हमारे पदार्थ में कुछ नेट डायपोल मोमेंट आ जाता है। कब आता है, जब इसे बाह्य क्षेत्र में रखा जाता है। हम केवल उस सरल स्थिति पर ही विचार करेंगे जिसमें प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण क्षेत्र की दिशा में होता है तथा क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। पदार्थ जिनके लिए यह अभिधारणा सत्य है उन्हें रैखिक समदैशिक परावैद्युत कहते हैं। विभिन्न अणुओं के प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण एक दूसरे से जुड़कर बाह्य क्षेत्र की उपस्थिति में परावैद्युत का नेट द्विध्रुव आघूर्ण प्रदान करते हैं। तो ये आपका हो गया, क्या हो गया, जो आपका अध्रुवी पदार्थ है जब हम उसे फील्ड में रखते हैं तो वो क्या हो जाता है, उसमें ध्रुवीकरण हो जाता है। ठीक है, नोट कीजिए। अब हम बात करते हैं पोलर मॉलिक्यूल यानी ध्रुवी अणुओं की। ठीक है, ध्रुवी अणुओं की बात करें तो नॉर्मल जो हमारा सब्सटेंस है, जो पदार्थ होता है ध्रुवी अणुओं में, क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन में यानी जब आप कोई भी फील्ड नहीं अप्लाई कर रहे हैं तो क्या होता है, इन अणुओं में क्या होता है, कुछ डायपोल मोमेंट यहाँ पे होता है। लेकिन इनका ओरिएंटेशन कुछ इस तरीके से होता है कि पूरे पदार्थ में ये क्या करते हैं, एक दूसरे का डायपोल मोमेंट कैंसिल कर देते हैं और हमारा जो पदार्थ होता है उसका जो नेट डायपोल मोमेंट होता है वो 0 यानी 0 हो जाता है। क्या कहा मैंने, जो आपका ध्रुवीय अणु होता है उनके कुछ नेट डायपोल मोमेंट होते हैं। अब जब उस अणु का एक पदार्थ ले लेते हैं तो यहाँ पे अनेकों अणु हैं, सबका क्या होगा, डायपोल मोमेंट होगा और सबकी जो डायरेक्शन होगी वो डिफरेंट होगी। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस तरफ है, यहाँ पे इस तरफ है, इधर है, इधर है, ठीक है, इधर है, इधर है और इधर है। तो इस तरीके से सबका ओरिएंटेशन अलग अलग होता है और ये क्या करते हैं, होल में सम में क्या करते हैं इसको, यानी जो आपका क्या होता है, जो डायपोल मोमेंट होता है उसको 0 कर देते हैं यानी 0 कर। अब क्या होता है, इस पदार्थ में क्या लगाई जाती है, फील्ड लगाई जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई जाती है। तो जब हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो क्या होता है, जो आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं,
फील्ड लगाने के कारण एक दिशा में अलाइन हो जाती है, यानी फील्ड की दिशा में अलाइनमेंट यहाँ पे हो जाता है कुछ इस तरीके। और यहाँ पे क्या होता है, जो फील्ड की दिशा है, ठीक है, उसके विपरीत दिशा में आपका नेगेटिव चार्ज आता है। अब सबका अलाइनमेंट क्या हो गया, एक डायरेक्शन में हो गया, जिस कारण क्या होता है, अब यहाँ पे कुछ नेट डायपोल मोमेंट क्रिएट हो जाता है। यानी अब क्या होगा, फील्ड लगाने से आपका जो पदार्थ है उसके सारे डायपोल मोमेंट ऐड होके कुछ जो सब्सटेंस का डायपोल मोमेंट क्रिएट करते हैं, तो इसलिए आपका पदार्थ क्या हो जाता है, पोलराइज्ड हो जाता है, ठीक है। और ये जो पोलराइजेशन है किसके ऊपर निर्भर करती है, ई के ऊपर निर्भर करती है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, जब हम फील्ड लगा रहे हैं तो आपके पोलराइज और नॉन पोलराइज मॉलिक्यूल सब क्या हो रहे हैं, आपका पोलराइजेशन हो रहा है, ये सब में पोलराइज हो रहा है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा था, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल तो पोलराइज थे, लेकिन पूरे पदार्थ में जो सम था वो आपका 0 होगा। In the absence of any external field, the different permanent dipoles are oriented randomly due to thermal agitation. क्या कहा है कि जब फील्ड नहीं होती है, यानी जब फील्ड नहीं है तो क्या होता है, एक्सटर्नल फील्ड के एब्सेंस में जो आपके मॉलिक्यूल्स है ये इधर उधर मुड़े होते हैं, घूमे होते हैं, रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं, जिस कारण टोटल डायपोल मोमेंट पदार्थ का 0 यानी 0 होता है। When an external field is applied, the individual dipole moment tend to align with the field. अब क्या होता है, जैसे ही हम एक्सटर्नल फील्ड लगाते हैं, जैसे ही हम बाह्य क्षेत्र लगाते हैं, तो क्या होता है, डायपोल मोमेंट जो है सारे के सारे फील्ड की दिशा में अलाइन हो जाते हैं, फील्ड की दिशा में हो जाते हैं। When summed over the molecule, there is then a net dipole moment in the direction of the external field, that is डाइलेक्ट्रिक इज पोलर। अब क्या होता है कि जो डायपोल है सब एक ही दिशा में अलाइन हो गए हैं एक्सटर्नल फील्ड में, जिस कारण जो डाइलेक्ट्रिक है वो पोलराइज्ड हो जाता है, ध्रुवीकृत हो जाता है। द एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ टू म्यूचुअली ऑपोजिट फैक्टर। अब क्या होता है, जो पोलराइजेशन होता है, जो ध्रुवीकरण होता है, वो स्ट्रेंथ के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। दो ऑपोजिट जो फैक्टर है, जो आपकी स्ट्रेंथ है उसके ऊपर डिपेंड करता है, और किसके ऊपर डिपेंड करता है, द डायपोल एंड पोटेंशियल एनर्जी इन द एक्सटर्नल फील्ड टेंडिंग टू अलाइन द डायपोल विद द फील्ड एंड थर्मल एनर्जी टेंडिंग टू डिस्टर्ब द अलाइनमेंट। तो यहाँ पे क्या होता है, आपके पास दो चीजें जो होती हैं जिसके ऊपर आपका पोलराइजेशन डिपेंड करता है। पहला है डायपोल पोटेंशियल एनर्जी, जो कि बाह्य क्षेत्र के कारण होता है, जो डायपोल को एक तरफ अलाइन करता है, और थर्मल एनर्जी जो इनके अलाइनमेंट को डिस्टर्ब करे, ठीक है। यानी उनका जो थर्मल एजिटेशन है वो कैसा है, और आपकी जो फील्ड स्ट्रेंथ है वो कैसी है, उसकी कितना कैपेबिलिटी है कि वो पोलराइज करे। किसी बाह्य क्षेत्र की अनुपस्थिति में विभिन्न स्थायी द्विध्रुव तापीय विक्षोभ के कारण यादृच्छिक अभिविन्यासित होते हैं, अतः कुल द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है। जब कोई बाह्य क्षेत्र अनुप्रयुक्त किया जाता है तो व्यक्तिगत द्विध्रुव आघूर्ण क्षेत्र के साथ संरेखित होने लगते हैं। जब सब अणुओं का पर इसका योग किया जाता है तो बाह्य क्षेत्र की दिशा में एक नेट द्विध्रुव आघूर्ण पाया जाता है, अर्थात परावैद्युत ध्रुवित हो जाता है। ध्रुवण की सीमा को परस्पर विरोधी कारक की अपेक्षित तीव्रता पर निर्भर करती है, जो इस प्रकार है। विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव स्थितिज ऊर्जा जो द्विध्रुव के क्षेत्र के साथ संरेखित करने का प्रयास करती है, तथा तापीय ऊर्जा जो संरेखण को बिगाड़ने का प्रयास करती है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, आपका जो है पोलर मॉलिक्यूल में पोलराइजेशन किस तरीके से क्रिएट होता है, पोलर मॉलिक्यूल का जो सब्सटेंस होता है उसमें पोलराइजेशन किस तरीके से क्रिएट होता है, इसके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस, ठीक है। तो नोट कीजिए।
चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो आपका अगला टॉपिक है कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस, यानी संधारित्र और धारिता। ठीक है, संधारित्र और धारिता। तो अब हम संधारित्र के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली जब भी हम संधारित्र के बारे में बात करते हैं, कैपेसिटर के बारे में बात करते हैं, तो कैपेसिटर बेसिकली दो पैरेलल प्लेट्स होती हैं जो एक दूसरे से दूर होती है और उनके बीच में कुछ इंसुलेटर लगाया जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो आपके पास पैरेलल प्लेट्स होती है, इनमें क्या किया जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया जाता है ताकि इसमें जो है आपके जो चार्जेस हैं उन्हें जो है स्टोर किया जाए। तो बेसिकली जो आपके पैरेलल प्लेट्स होते हैं, इसमें एक को आपका जो है पॉजिटिव चार्ज किया जाता है और दूसरा आपका नेगेटिव चार्ज। ठीक है, दूसरा नेगेटिव चार्ज हो जाता है, ठीक है, इंडक्शन के कारण। और फिर क्या होता है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। मान लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस भी क्रिएट हो गया, जिस कारण क्या होता है, यहाँ पे आपके चार्जेस स्टोर हो। अब ये जो आपकी पैरेलल प्लेट है, इनके बीच में कोई इंसुलेटर या कोई डाइलेक्ट्रिक भी हम डाल, या जो है कुछ भी नहीं होता है, इंसुलेशन होता है बीच में। इंसुलेटर बेसिकली यहाँ पे a capacitor is a system of two conductors separated by an insulator। क्या कहा है, जो कैपेसिटर है वो दो कंडक्टर से मिलके बना होता है, चाहे दो पैरेलल प्लेट्स है, कंडक्टर से मिलके बना होता है और इनके बीच में कुछ इंसुलेटर। If two conductors have potential difference between them, as any potential difference is able to accelerate charges। ठीक है, तो क्या होता है, यहाँ पे दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया जाता है, जिस कारण चार्जेस एक्सेलरेट होते हैं और ये क्या करता है, ये एनर्जी को स्टोर कर पाता है, चार्जेस को स्टोर कर पाता है। Such a device that can maintain potential difference storing energy by storing charges is called capacitor। तो ऐसा युक्ति, ऐसा डिवाइस जिसमें क्या होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मेंटेन किया जाता है, कि पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया जाता है एनर्जी को स्टोर करके। ठीक है, एनर्जी को स्टोर करते हैं, कैसे करते हैं, चार्जेस को स्टोर करके, उसी को हम कैपेसिटर कहते हैं। When charges are plus q and minus q are given to two plates, a potential difference is developed between them। ठीक है, क्या होता है, जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दिया जाता है प्लेट्स को, तो इनके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। द कैपेसिटेंस ऑफ द अरेंजमेंट इज डिफाइंड एज C इक्वल्स टू Q अपॉन V। और यहाँ पे जो कैपेसिटेंस होता है, इसको हम Q अपॉन V से डिफाइन करते हैं, यानी जो कैपेसिटेंस है, धारिता है, उसका फॉर्मूला Q अपॉन V होता है। तो ये आपके क्या है, अलग अलग प्रकार के यहाँ पे कैपेसिटर हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आप इस टॉपिक को नोट कीजिए। अब हम बात करते हैं कैपेसिटेंस की डेफिनेशन। कैपेसिटेंस या जो धारिता है वो क्या है। कैपेसिटेंस इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू रेज द पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर बाय 1 वोल्ट। क्या कहा गया है, धारिता को हम कुछ इस तरीके से परिभाषित करते हैं। ठीक है, कुछ हमें आवेश चाहिए जिसके कारण हम जो है विभव अंतर को 1 वोल्ट तक जिसमें रेज कर सकते हैं, वही आपका कैपेसिटेंस कहलाता है। कैपेसिटेंस कोई कंडक्टर की क्षमता को एक विभव अंतर, क्षमता नहीं, विभव अंतर को 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए आवश्यक चार्ज की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है, यानी C इक्वल्स टू Q अपॉन V हो। ये अभी हमने देखा, ये आपका फॉर्मूला है, नोट। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो आपका अगला टॉपिक है द कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। पृथक गोलाकार चालक की क्षमता या धारिता। निकालेंगे एक गोलीय चालक की, तो हम मान लेते हैं हमारे पास एक स्फेरिकल कंडक्टर है और ये इसका जो चार्ज है वो इसमें जो है आपका Q चार्ज है। ठीक है, हम इस तरीके से मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जब भी आपने पढ़ा है कि जो आपका कंडक्टर है, मान लीजिए उसमें चार्ज है, तो हमने
जो है, जो आपके पिछले लेक्चर्स थे जब हम पोटेंशियल के बारे में पढ़ रहे थे, तो वहां पर हमने स्फेरिकल चार्ज आपके जो कंडक्टर था उसके कारण जो v की वैल्यू थी वो निकाली थी। तो v की वैल्यू क्या आई थी, v इक्वल्स टू q चार्ज है तो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। अब यहाँ पे कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, c इक्वल्स टू q अपॉन v। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, c इक्वल्स टू q अपॉन v में हम v की वैल्यू रख देंगे। तो c इक्वल्स टू q अपॉन v कितना है, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। q से q कैंसिल हो जाएगा, यानी c हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो ये क्या आ गया यहाँ पे, कैपेसिटेंस आ। तो c की वैल्यू यहाँ पे एक स्फेरिकल चार्ज स्फीयर के लिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ठीक है, तो आप इसे नोट कीजिए कि आपको थ्योरी भी लिखनी है। ठीक है, नोट कीजिए। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो आपका अगला टॉपिक है द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, समानांतर प्लेट संधारित्र। तो जैसे कि हमने बात करी कि जो आपका कैपेसिटर होता है वो दो कंडक्टरों से मिलके बना होता है। यहाँ पे जो आपका समानांतर प्लेट संधारित्र जो है ये भी क्या होता है, दो प्लेट से मिलके बना। तो मान लेते हैं हम कि हमारे पास दो चालक है, दो कंडक्टर है। ठीक है, जो कि कुछ दूरी पर एक दूसरे से स्थित है, डी दूरी यहाँ पे ली गई है। अब ये दोनों जो कंडक्टर है, चालक है, उनको हमने कुछ दूरी पे रखा है। अब हम क्या करते हैं, एक चालक का हम ग्राउंड कर देते हैं और एक चालक को हम एक जो आपका कंडक्टर है उसे हम प्लस क्यू चार्ज देते हैं। अब इस प्लस क्यू चार्ज के कारण यहाँ पे नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाएगा और पॉजिटिव हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, ग्राउंड कर। ठीक है, अब यहाँ पर एक प्लेट आपकी पॉजिटिव चार्ज हो गई है, दूसरी कैसी हो गई है, नेगेटिव चार्ज हो। तो यहाँ पे क्या होगा, आपकी फील्ड क्रिएट होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर हम एक विद्युत क्षेत्र यहाँ पे उत्पन्न करते हैं जो कि E होगा। और आपने पढ़ा है, जो आपका पिछला चैप्टर था, वहां पे हमने देखा था कि अगर हमारे पास दो पैरेलल प्लेट्स हैं, उनमें अलग अलग आवेश है, तो वहां पर E का मान क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना। ठीक है, और इसका हमने जो एरिया लिया है वो A ले लिया है, दोनों प्लेट्स का सेम एरिया होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे थ्योरी लिखेंगे। थ्योरी आपकी कुछ आप इस तरीके से लिखेंगे, द अरेंजमेंट कंसिस्ट ऑफ टू थिन कंडक्टिंग प्लेट्स ईच ऑफ एरिया ए एंड सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। क्या कहा गया है, कहा ये गया है कि हम दो पतले जो है प्लेट्स ले लेते हैं, इनका जो एरिया है वो ए है और वो एक दूसरे से डी दूरी पर है। When charge q is given to the first plate, a charge minus q is induced in the inner face of the other plate. क्या कहा है कि जब हम एक प्लेट को प्लस क्यू चार्ज देते हैं तो दूसरी प्लेट में माइनस क्यू चार्ज इकट्ठा हो जाता है एंड पॉजिटिव ऑन द आउटर प्लेट ऑफ द प्लेट। अब जो दूसरी प्लेट है उसकी बाहरी तरफ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। As this face is connected to the earth, अब जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा कि यहाँ पे हमने अर्थ से कनेक्ट कर दिया है, तो सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज आपका अर्थ में चला जाए। ठीक है, a net negative charge is left on the plate, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चार्ज रह जाएगा। Thus the arrangement is equivalent to two thin sheets of charges, तो यहाँ पे जो अरेंजमेंट है वो दो पतली शीट जो है चार्ज की आवेशित जो शीट्स हैं, प्लेट हैं, उनसे मिलके बना है। Thus as d is much smaller than the linear dimension, ठीक है, d क्या है, बहुत छोटा है इससे, we can use the result of electric field by an infinite sheet of charge। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ली पढ़ी थी इनफाइनाइट चार्ज शीट में, उसका हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट इज, तो जो आपका विद्युत क्षेत्र है प्लेट्स के बीच में वो कितना है, इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। और आपको क्या पता है, आपको पता है सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पे अगर हम क्यू चार्ज लेते हैं, क्यू अपॉन ए होगा सिग्मा। ठीक है, यहाँ पे आप रख देंगे तो E इक्वल्स टू जाएगा क्यू अपॉन सिग्मा स्क्वायर ए। ठीक है,
ये हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका ई की वैल्यू यहाँ पे आ गई, क्यू अपॉन सिग्मा एप्सिलॉन नॉट ए, नोट कीजिए। ठीक है, अब इसके साथ साथ आपको एक और चीज पता है कि जो ई होता है वो बराबर होता है माइनस डीवी अपॉन डी आर, जहाँ पे डीवी जो है वो विभव अंतर को रिप्रेजेंट कर रहा है और डी आर जो है दूरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डी आर जो दूरी है वो डी है यहाँ पे, और जो डीवी है विभव अंतर, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस या विभव अंतर हम वी लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा वी अपॉन आर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम वी की बात करें तो वी इक्वल्स टू आ जाएगा E इंटू आर, तो V इक्वल्स टू ई की वैल्यू रख देंगे Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A इंटू आर, तो V आ जाएगा Q R अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। ठीक है, तो ये आपका पोटेंशियल की वैल्यू आ गई है, नोट कीजिए। अब इसके साथ साथ हमें क्या पता है कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, C इक्वल्स टू Q अपॉन V होता है, तो C इक्वल्स टू जाएगा Q अपॉन V की वैल्यू रखेंगे Q R अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, Q से Q कैंसिल, तो C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन R। ठीक है, नोट कीजिए R। अच्छा, यहाँ पे R हमारा D है, इसको आप D कर दीजिए, यहाँ पे आपका ये D आए, क्योंकि R जो है दूरी को रिप्रेजेंट कर रहा है और दूरी हमारी कितनी है, D। ठीक है, तो यहाँ पे R क्या है, दूरी को रिप्रेजेंट कर रहा है dr, तो यहाँ पे हमने D ले। तो बच्चों आज हमने कैपेसिटेंस के कॉन्सेप्ट को पढ़ा, कैपेसिटर क्या होता है ये जाना, साथ ही साथ पोलराइजेशन के कॉन्सेप्ट को भी जाना। आई होप आपको ये सारे टॉपिक अच्छे से क्लियर हुए हों। आपको इस टॉपिक को रिवाइज करना है, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के जो टॉपिक हैं उन्हें पढ़ेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।